Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali, and today we are going to discuss our third lecture from the chapter 10 Animalia. In this lecture, we will discuss about three phylums. Number 1, Platyhelminthes, number 2, Esculmenthes, and number 3, Mollusca. As all of you knows that we are going to discuss the invertebrate phylums. तो सबसे पहले हमने ये तीन छोटे छोटे phylums देखने हैं. आप देखेंगे बुक के ऊपर छोटे छोटे पैराग्राफ की फॉर्म में हैं, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्कलमिंथेस और मोलस्का. तो पहले इनको हम बुक से एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम कहाँ से और क्या पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. हाँ जी, तो ये बुक पर आप देख सकते हैं, ये प्लेटिहेल्मिंथेस आपको दिखाया गया है. ये ऊपर बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में बॉडी इसकी प्लेनेरिया की है. फिर ये लिवर फ्लू के साथ जो पैरासाइट है लिवर में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ये टैप वॉर्म नीचे, ये तीन आपको दिखाए गए हैं. ये नाम बेटा याद रख लेने हैं क्योंकि अभी हम इनकी डिटेल देखने वाले हैं. ये साथ में बॉक्स में जो है ना पिक्चर है, और ये सारी डिटेल इनकी डाटा की जो है ना मौजूद है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक है और इम्पोर्टेंस है. अच्छा, ये बात ख्याल रखनी है, पहले भी आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आया था क्लास टाइम पीरियड में कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अलावा एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन भी लिखी हुई हैं. तो हाँ, बिल्कुल लिखी हुई हैं, क्योंकि लेक्चर में मैंने उनको सेपरेट किया है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा है. क्योंकि बुक पर ना डाटा सारा मर्ज करके उन्होंने लिखे हैं. आप चाहें तो एज़ इट इज़ बुक वाला भी याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप वही फ्लो शीट याद करें जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, क्योंकि वहाँ पे वो आपके लिए ही ये पॉइंट्स मैंने सेपरेट करके लिखे हैं. क्योंकि तीन तरह से इन एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी हमारे लिए क्या होती है. फिर उसके बाद ये आपको एस्कलमेंथीज राउंड वॉर्म, तो ये आपको एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड इंटेस्टाइन पैरासाइट जो है ये ह्यूमन का है. और साथ इसके जो है एंट्रोबियस वर्मिकुलर स्पिन वॉर्म जो है लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है. नीचे पैराग्राफ है जी मोलस्का का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स का, और ये नेक्स्ट पेज पर इसके डायग्राम्स हैं. एक तरफ स्नेल है और दूसरी तरफ जो है ये आपको फ्रेश वाटर मसल की जो है ये पिक्चर दिखाई गई है. तो ये आप अपनी नोटबुक से भी देख सकते हैं. नीचे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का उन्होंने लिखा हुआ है. अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर को स्टार्टअप कर लेते हैं. तो थोड़ा सा नमाज का टाइम पीरियड हो रहा है, अज़ान हो जाए तो फिर मैं लेक्चर को कंटिन्यू करती हूँ. अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले अपने लेक्चर को स्टार्ट करें तो प्लेटिहेल्मिंथेस हमने पीछे अभी पिक्चर्स वगैरह इनकी देखी हैं. तो प्लेटिहेल्मिंथेस क्या है कि ये फ्री लिविंग फ्लैट वॉर्म है, यानी बॉडी इनकी जो होती है ना वो बिल्कुल फ्लैट है. और ये जो होते हैं इनमें आपको ये फ्रेश वाटर, मैरीन, और इसके अलावा जो है ना एनिमल्स की गट में भी मिलते हैं फ्लैट वॉर्म्स. जैसे अभी हमने बात की है कि पीछे टैप वॉर्म था, इसके अलावा जो है ना वो तो वैसे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है. इसी तरह लिवर फ्लूक है तो वो भी इन्फेक्शन क्रिएट करता है लिवर में. इसमें कॉमन लिविंग स्पीशी वही प्लेनेरिया है जो पीछे आपको दिखाई थी, और इसके अलावा पैरासाइटिक में टैप वॉर्म है, लिवर फ्लूक वगैरह आते हैं. बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, और इसके अलावा फ्लैटेंड है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. डोर्सो वेंट्रली बोलते हैं कि आगे पीछे से बिल्कुल ना पिच की हुई, एक तरह से बिल्कुल एक पेज की तरह पतली सी बॉडी. और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्री ऑर्गेनिज्म है. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म इनमें पाई जाती हैं. और इसके अलावा सीलोम इनमें एब्सेंट है. सो दीज आर एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स. बेटा ये याद रखना है आपने कि ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं बिकॉज सीलोम इज़ एब्सेंट इन दैम. सो एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से जो है ना आपने ये याद रखना है कि इनमें मिज़ोग्लिया मौजूद होगा, मीज़ेनकाइम की फॉर्म में, या मिज़ोग्लिया. और आई स्पॉट इनमें मौजूद होता है क्योंकि उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को देखना है कि वो दिन है या रात है. ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की तो ऑब्वियसली वो दिन का टाइम होगा, इंटेंसिटी कम होगी तो वो रात का टाइम होगा. फ्री लिविंग स्पीशीज़ जो हैं वो सिलिएटेड होती हैं, यानी सिलिया उनकी बॉडी के बाहर होता है तो वो आसानी से वाटर करंट्स की मदद से मूव कर सकते हैं. पैरासाइटिक स्पीशीज़ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि उन्होंने इन्फेक्शन क्रिएट की हुई होती है, तो वो उसी एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर से या इंटेस्टाइन या लिवर के साथ अटैच्ड होते हैं. इसके अलावा बेटा हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन देखें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फिशन के थ्रू होती है, यानी बॉडी 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, कट जाती है, और फिर रिमेनिंग पार्ट रिजनरेट हो जाता है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू होगी. और मोनोशियस स्पीशीज़ हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. और गोनेट्स वेल डेवलप्ड हैं, डक्ट एक्सेसरी ग्लैंड सिस्टम है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और ये मतलब लार्वल फॉर्म में इनमें भी पाई जाती हैं. और डगसिया प्लेनेरिया इनका मतलब फ्री लिविंग स्पीशी है. फिजियोल हेपेटिका लिवर फ्लूक है. और टेनिया सोलियम टैप वॉर्म जो है ना ये इनका आता है हमारे पास मतलब इंटेस्टाइन वॉर्म के तौर पे. और ये दो हमारे पास साइंटिफिक नेम है जो एमसीक्यूज़ में आते हैं. लिवर फ्लूक का है फिजियोला हेपेटिका, ठीक है. और टेनिया सोलियम जो है ये आता है हमारे पास टैप वॉर्म का साइंटिफिक नेम है जो एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आती है एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन.
अब एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका अच्छा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपने याद रखना है कि जितनी भी पैरासाइटिक स्पीशीज़ होती है ना उनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी फ्लूइड फॉर्म में जो है ना फूड को एब्जॉर्ब करना होता है होस्ट की बॉडी से, जैसे इंटेस्टाइन के साथ या लिवर के साथ जो अटैच होगा तो उसने तो ब्लड पे फीड करना है और न्यूट्रिएंट वगैरह लेने हैं, तो इसलिए जो है ना इन स्पीशीज़ में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। जो फ्री लिविंग होती है उनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, यानी वाटर के साथ फिल होगी, वहीं से न्यूट्रिएंट वगैरह भी लेंगे, वेस्ट भी शेड ऑफ करेंगे और फिर पानी को एक्सक्रीट कर देंगे बॉडी से। रेस्पिरेशन इनमें डिफ्यूजन के थ्रू होगी, कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी सेम ऐसे ही होगा। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है ना इनका इंटरनल फ्लेम एक सेल मौजूद है पूरे नेटवर्क का, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। अच्छा, प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है ना ये इस तरह का एक जो है ना ये टेब्यूलर स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर, इनके हर एक सेगमेंट में पाया जाता है और इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। इसकी ख़ास बात क्या होती है कि जैसे ही बॉडी का फ्लूइड इन कैविटीज़ में आना शुरू करता है ना तो बेसिकली यहाँ पर ये आप होल देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ना फ्लूइड मूव कर जाता है, यहाँ पर फ्लूइड मूव करके जाता है। तो होता ये है कि ये बेसिकली जो है ना यहाँ से फ्लूइड के अंदर जाने की वजह से जितने भी फ्लूइड अंदर जाएगा ना तो ये होता क्या है कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाती है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, और ये किस मदद से होती है, हमने फ्लेम सेल का भी जिक्र पड़ा है। तो फ्लेम सेल बेटा होता ये है कि जैसे ये एक सेगमेंट है, यहाँ पर सेल के साथ ना सिलिया मौजूद होंगे, यहाँ के भी सारे सेल्स के साथ सिलिया होंगे। तो सिलिया की इस तरह की मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड फिर अंदर की तरफ आता है। जब वो अंदर की तरफ आएगा यहाँ पर तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट की जैसे एब्जॉर्प्शन के लिए, लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वो चीज़ों की एब्जॉर्प्शन करते हैं और एब्जॉर्प्शन के बाद जो है उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल को। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी द वेरी फर्स्ट किडनी। वैसे किडनी तो नहीं है लेकिन फंक्शन वैसे ही करती है। और नर्वस सिस्टम जो है इनका एंटीरियर गैंग्लियन होगा, लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड्स होती हैं, लाइक ये अगर एंटीरियर गैंग्लियन है और पूरी बॉडी में ये लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड है और उसके साथ इस तरह से जो है ना ये नर्व्स जो हैं ऐसे सारी जो है ना ये आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इनका जो है नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क की फॉर्म में होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो पैरासाइटिक फ्लूक्स हैं, इसके अलावा जिसको हम बोल रहे थे लिवर फ्लूक, इसके अलावा जो है ना टैप वॉर्म है, टेनिया सोलियम हो गया, और ये जो ब्लड फ्लूक है कैटल का, ये डिजीज़ कॉज करते हैं इन ऑर्गेनिज्म में। ब्लड फ्लूक का तो काम ही ये कि वो खून चूसता है और जानवरों का, कैटल का यानी काऊ, शीप, बफलो, गॉट वगैरह हो गए, कैमल वगैरह हो गए, तो ये इनका जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना रोल प्ले करते हैं ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। तो फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्कलमिंथीज़। एस्कलमिंथीज़ राउंड वॉर्म पीछे हमने देखा है, तो उसमें क्या था कि फ्री लिविंग और पैरासाइटिक स्पीशीज़ थी। साइज़ इनका लेस देन 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन 1 मीटर इन लेंथ भी आता है। इसके अलावा जो है ना मोलस्क की अगर इसके अलावा मसल की बात करते हैं तो मसल लेयर इनकी ना एनिमल्स की इतनी कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्वाड्रेंट्स में है, 2 डॉर्सोलेटरल हैं यानी पीछे से और 2 वेंट्रोलेटरल हैं यानी आगे से। तो इस तरह से वो पूरी बॉडी जो है ना एक वॉर्म की इस तरह से कंप्लीट होगी और इस तरह से उसकी जो है ना बॉडी जो होती है ना वो कंटिन्यू रहती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास ना डॉर्सो वेंट्रली जो है ना ये इनके मसल्स होते हैं और वेंट्रोलेटरल मसल्स हैं। और इसके अलावा जो है ना ये आपको स्पीशीज़ जहाँ पे मिलती हैं कि रूट सॉइल में, इसके अलावा सॉइल में जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में, ह्यूमंस में, इसके अलावा जो है ना बैक्टीरिया बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। और इसके अलावा जो है ना टैप वॉर्म टेपर्ड एंड होते हैं, इनके बॉडी इनकी सीडोसीलोम है, ये याद रखना है आपने। पीछे प्लेटियलमेंथीज एसिलोमेट हो गए, ये वाले सीडोसीलोमेट हो गए और आगे वाले सारे सीलोमेट्स होंगे। तो बेटा आपने ये याद रखना है कि आपके पास प्लेटियलमेंथीज एसिलोमेट की एक ही एग्जांपल है फाइलम, और जो एस्केलमेंथीज है ये सीडोसीलोमेट की एक एग्जांपल है और बाकी सारे आपके पास सीलोमेट्स आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पर डायोशियस ऑर्गेनिज्म है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। अगर हम एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन देखते हैं यानी डाइजेशन वगैरह तो कंप्लीट है, इसमें ट्यूब लाइक सिस्टम है यानी माउथ से लेकर एनएस तक पूरा एक सिस्टम मौजूद है। और इसके अलावा एक्सक्रीशन वही प्रोटोनेफ्रिडिया से होगी और रेस्पिरेशन जो है इसमें एब्सेंट है, डिफ्यूजन से होगा, रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन सारा। नर्वस सिस्टम इनका जो है ना वो मैं आपको समझा देती हूँ। नर्व सिस्टम नर्व प्लेक्स की फॉर्म में होगा, लेकिन गैंग्लिया होता क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल्स जो है ना उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये एक गैंग्लिया हो गया सेंट्रल, मतलब बिल्कुल सेंटर में हो गया, हेड रीजन पर एक हो गया फेरिंग्स के नज़दीक। इस तरह से जो है ना लॉन्गिट्यूडल नर्व कॉर्ड्स फिर ये आती हैं और ये यहाँ से फिर ट्रांसवर्स जो है ना नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं पूरी बॉडी में। तो ये जो है ना ये इस तरह से इनकी बॉडी को कवर करता है। तो ये नर्व नेट पूरी बॉडी में ऐसे फैला होता है इन ऑर्गेनिज्म का।
फिर उसके बाद हमारे पास इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्ड जो हमने देखा भी था अभी पीछे, वो ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिससे डायरिया, वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। और एंट्रोपियस वर्मिक्यूलेरिस जो है ये जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल में या कोलोन में या सीकम में अटैचमेंट करता है, या जो है ना अपेंडिक्स वाले रीजन में अटैचमेंट करेगा। तो ये आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। तकलीफ होगी अपेंडिक्स वाली जगह पर, इंसोमिना यानी स्लीपनेस ज़्यादा कॉज होगी, और लॉस ऑफ एपिटाइट यानी खाना पीना नहीं खा सकेंगे, भूख नहीं लगेगी, आपका दिल नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए, तो पेट में दर्द तकलीफ़ रहेगी। तो ये इनके ना कुछ सिम्टम्स थे। अच्छा, यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि ये 3 फाइलम और अब से आगे जितनी भी होंगी उनकी आपने ना बेटा फ्लो शीट डायग्राम एज अ टास्क बनानी है। मकसद क्या है कि आप पहले जनरल करैक्टरिस्टिक की हेडिंग देकर और उसमें जितने भी फ्लो शीट्स मतलब पॉइंट्स हैं वो सारे इस तरह से फ्लो शीट के फॉर्म में बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना एवोल्यूशनरी की हेडिंग दे के एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन की, और फिर उसके सारे पॉइंट फ्लो शीट में बनाएंगे। फिर उसके बाद करेक्ट इंपॉर्टेंस के पॉइंट जो है ना वो भी फ्लो शीट में बनाएंगे। तो ये 3 फ्लो शीट हर टॉपिक की, यानी कि प्लेटियल मेंथिस और एस्केलमेंथिस मोलस्का की आपने बनानी है। इसका मकसद ये है कि आपको एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे, आपको मेन पॉइंट्स याद रह जाएंगे, तो शॉर्ट आपके ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगे, और लॉन्ग में अगर एक कोई आया तो फिर आप कर सकते हैं हेडिंग वाइज। नेक्स्ट है हमारे पास मोलस्का। तो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म फ्री लिविंग सेसाइल ऑर्गेनिजम्स हैं, और फ्रेश वाटर मैरीन लैंड पर पाए जाते हैं, मोस्ट प्लेसेस पर, गार्डन में या सॉइल लॉन वगैरह में। और बायलैटरल सिमेट्री है इनकी, और यहाँ से सीलो में ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होंगे, और अनसेगमेंटेड है, यानी पूरी बॉडी आपको एक ही सेगमेंट में नजर आएगी, सॉफ्ट सा। और इसके अलावा बॉडी को आप डिवाइड करते हैं, हेड रीजन है, और यहीं से क्योंकि फुट कंटिन्यू हो जाता है तो हेड फुट में, और अंदर सारा विसरल मैस मौजूद है, तो 2 ही पार्ट हैं। और अंदर ऐसा होता है कि बॉडी कैविटी के बाद जो है ना एक मेंटल कैविटी है, जिसके अंदर सारे मतलब लेयर है। ये बॉडी कैविटी होगी जिसका मेंटल बोल रहे हैं, और इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो इसी को हम कह रहे हैं कि एनिमल का ये जो एनवेलप है इसको मेंटल शेल बोलते हैं। तो अंदर से मेंटल कैविटी, और बाहर से ना फिर एक हार्ड शेल टाइप होता है कुछ स्पीशीज़ में, इस तरह से जो इनको कवर करता है, जैसे आपने गार्डन स्नेल में देखा भी होगा कि उसके ऊपर एक शेल होता है। और इसके अलावा शेल की डिफरेंट टाइप हैं, जैसे स्नेल में एक्सटर्नल आप बाहर देख सकते हैं, इंटरनल कटल फिश में होता है, और ऑक्टोपस में होता ही नहीं है। और इसके अलावा सिलोम इनकी साइनसेस छोटी छोटी कैविटी में होगी। हाँ, रेस्पिंग ऑर्गन जो है ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, टंग की तरह का स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर ना इस तरह से रेस्पिंग स्ट्रक्चर लगे होते हैं, काफ़ी ना काइटिनस यानी काइटिन के बने स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि ना हार्ड होते हैं। इनका काम ये कि इन्होंने स्क्रैपिंग करनी है, तो मतलब छील छील कर ना पत्तों को, या इस किस्म के जो फूड होते हैं इनका, इसको लेके जाना है अंदर बॉडी में डाइजेशन के लिए। और ट्रोकोफोर इनका लार्वा होता है। एग्जांपल में स्नेल है, स्लग है, और ऑयस्टर, कटलफिश, ऑक्टोपस, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आते हैं। अगर हम एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, रेडिकुलर रेस्पिंग के लिए हो गया, और इसके अलावा इनस जो है वो एम्प्टी होगी मेंटल कैविटी में, वहीं से वेस्ट मटेरियल जो है ना पानी के थ्रू उसको बाहर ले जाएगा। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स वगैरह मौजूद हैं स्नेल में। इसके अलावा लंग्स मतलब होंगे स्नेल के अंदर होंगे, गिल्स एक्वेटिक स्पीशीज़ में होंगे, और मेंटल और बाकी जो बॉडी मतलब है सरफेस वहाँ से चीज़ हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बेसिकली होता ये है कि डॉर्सल जो वेसल होती है ना, वही बॉडी का फ्लूइड वेंट्रल साइड पर लेकर आती है और पंपिंग कर रही होती है, तो उसी को हम डॉर्सल हर्ट भी कहते हैं, और हर्ट का नाम भी देते हैं। उनमें ब्लड ऐसा सच नहीं होता, लेकिन ये है कि वही बॉडी फ्लूइड क्योंकि न्यूट्रिशन और वेस्ट को लेकर चल रहा होता है, जैसे हमारा ब्लड लेकर चलता है इन चीज़ों को, तो वैसे इसलिए उसको ना बस ऐसे सिमिलैरिटी के लिए हर्ट और ब्लड का नाम देते हैं। लेकिन क्लियर रखना है कि इनमें हर्ट और ब्लड होता नहीं है, बस वैसे ही मतलब नाम देते हैं वर्किंग की वजह से। और इसके अलावा जो है ना नर्वस सिस्टम वही नर्व फ्लैक्स की फॉर्म में होगा पूरी बॉडी में। प्लूरल जो है यानी इस तरह से ना एक ऊपर वाला होगा ना जिसको हम बोल रहे हैं कि वो सेंट्रल है, मतलब नर्वस सिस्टम की जगह ब्रेन वाली जगह पे होगा, एक फेरेंक्स वाली जगह पे होगा, एक प्लूरल फिर मतलब लंग्स के नज़दीक होगा। इस तरह से ये कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ, और फिर सारी बॉडी में नर्व नेट, इस तरह से ट्रांसवर्स नर्व नेटवर्क जो है ना ये सारा होगा। तो ये जो है ना फिर पूरी बॉडी में इसको कंट्रोल करेंगे, इसकी मूवमेंट वगैरह को, या कोई भी फंक्शन अगर उन्होंने करना है तो। इसके अलावा बेटा हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो शेल जो होते हैं ना इनके बड़े इंपॉर्टेंट है, बटन ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ऑयस्टर पर्ल बनाता है, सीप यानी जिसमें मोती होता है, स्लग वगैरह जो है ना ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, गार्डन्स को और कल्टीवेशन को ख़राब करते हैं, पत्ते क्योंकि खाते हैं ना इसलिए। टोरीडो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शिप वॉर्म इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो लकड़ी वाली कश्ती होती है ना उसका जो सारा नीचे वाला हिस्सा है ना वो सारा ये खा जाता है, मतलब उस पर फीड करता है, उस लकड़ी पे ख़ास किस्म की होती है ना, तो इसलिए।
एग्ज़ाम्पल में हम कहते हैं कि मतलब इसके अलावा मसल्स वगैरह भी जो फूड के तौर पे ऑयस्टर वगैरह यूज़ होते हैं, क्लैम्स, तो मिडल ईस्ट में और यूरोप में और अमेरिका में, क्योंकि ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीनेशियस मटेरियल का, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी होती है, सारी लेयर्स वगैरह और जो मेंटल वगैरह प्रोटीन की हार्ड लेयर्स होती हैं। तो इसलिए जो है ना ये सोर्स ऑफ फूड के तौर पे यूज़ होती हैं। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी आ चुकी है कुछ मार्क्स की, और यहाँ पे भी अगेन वही टास्क है फ्लो शीट वाला। आई होप कि आपको लेक्चर की बेटा समझ आई होगी। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून टू द चैनल।